नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसमें साफ साफ ये क्लियर हो गया है कि 5 जजेस की बेंच और पांचों जजेस ने यूनानिमसली बिना कोई ऑब्जेक्शन के, मतलब बहुत सारे ओपिनियन आए बट यस फाइनल जो वर्डिक्ट था उसमें ये था कि पांचों जजेस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था जिसके तहत पार्लियामेंट के थ्रू आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, इसको इनफेक्टिव बना दिया गया था, उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया गया है। इसका मतलब अब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको जो हटाया गया था, रिमूवल का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं अब कंटिन्यू रहेगा। अब जम्मू कश्मीर फ़िलहाल तो यूटी है और फिर उसके बाद में स्टेटहुड जब मिलेगा जम्मू कश्मीर को तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मल स्टेट की तरह वहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि बाकी दूसरे स्टेट्स को मिलता है। तो स्पेशल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी सील और ठप्पा लगा दिया है और उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं 5 जजेस कौन कौन थे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, इसके अलावा जस्टिस संजय खन्ना, इनके अलावा जस्टिस BR गवई, इसके अलावा जस्टिस SK कौल और जस्टिस सूर्यकांत। इस तरीके से ये 5 जजेस की बेंच थी और इन्होंने पांचों ने यस कह दिया कि जो गवर्नमेंट ने किया, पार्लियामेंट ने किया 5 अगस्त 2019 को, वो बोला परफेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इशू नहीं आ रहा है। अब इसको देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या की एस्पेक्ट्स थे इस आर्टिकल को लेकर के और कौन कौन से डिबेट्स हुए, आर्ग्यूमेंट्स क्या आए और इधर से जजेस की तरफ से क्या पॉइंट्स रखे गए, वो हम समझते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी ये, ठीक है, कि इशू कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, आर्टिकल 370 से रिलेटेड। तो इसमें देखो जो इश्यूज थे जिनको यहाँ पर देखा जा रहा था उनमें एक तो ये था कि दो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स डिक्लेयर किए गए थे, ठीक है, 5 और 6 अगस्त 2019 को 272 और 273, ठीक है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर, इस तरीके से बोला गया। CO का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो कि जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है, ठीक है, CO का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हो गए। सो द पॉइंट इज कि ये दोनों के दोनों जो ऑर्डर्स थे ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सही थे, क्या प्रेसिडेंट को इनकी पावर थी या नहीं थी, इसके लिए ये सारा डिबेट था। ऐसे में देखने वाली बात ये थी कि कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो एप्लीकेबिलिटी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर में, वो क्या उसमें चेंजेस आए और क्या वो चेंजेस जो किए गए वो ठीक थे या नहीं थे। अब देखो सवाल जो थे उन सवालों की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट तो था कि जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी की बात की गई। सॉवरेनिटी का मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको हिंदी में संप्रभुता भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक सोवरेन कंट्री होते हो ना, तब आप अपनी रूलिंग अपने हिसाब से करते हो, अपने लोगों के हिसाब से करते हो, ना कि किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रेशर में आकर के या एक्सटर्नल फोर्स या गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप अपने हिसाब से अपने खुद के निर्णय लिया करते हो। दैट मीन्स सोवरेनिटी। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर सोवरेन था या नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर सोवरेन था इसका मतलब जम्मू कश्मीर के निर्णय जम्मू कश्मीर की जनता और वहां की ही असेंबली करती, कोई और बाहर से कर नहीं सकता था। वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर सोवरेन था तो फिर बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा था वहां पर, ये एक अपने आप में एक ट्रिकी सिचुएशन थी। तो पिटिशनर्स ने ये कहा कि देखो जम्मू कश्मीर जो था वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन तो कर चुका था 1947 के टाइम पे, बट रियलिटी अगर ये देखी जाए तो जम्मू कश्मीर ने अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन रख रखी थी और कहीं ना कहीं बाकी जो स्टेट्स के साथ में रिलेशनशिप है स्टेट के या इंडिया एज ए यूनियन के, वो रिलेशनशिप और जम्मू एंड कश्मीर का जो रिलेशनशिप है इंडिया एज ए यूनियन, उस रिलेशनशिप में बोलो बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इस तरीके की बात की गई। अब आप खुद देखो कितना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये हो गया कि कहीं ना कहीं इंडिया खुद एक सॉवरेन कंट्री है। हम हमारी प्रियम्बल में लिखते हैं ये चीज, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ठीक है, क्या SSDR आप लिखते हो, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेट, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट। तो ऐसे में आप सोवरेन वर्ड तो 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट था उससे पहले से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपकी सॉवरेनिटी के अंडर में एक स्टेट है और वो स्टेट खुद को सॉवरेन बना करके चलाए। तो इसी चीज को यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया।
कि देखो बात ऐसी है कि आर्टिकल 1 को अगर आप एक बार रीड करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो यूनिक सर्कमस्टांस आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो जम्मू कश्मीर के लिए, कि भाई जम्मू कश्मीर ने अपनी सॉवरेनिटी रिटेन कर रखी थी अपने हिसाब से, बोले इसीलिए वहाँ का अपना खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत सारे प्रोविज़न जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होते थे नहीं होते थे, वो सारी चीज़ें बोले लोकल इश्यूज़ के हिसाब से देखी गई। बट पॉइंट क्या है यहाँ पर हाईलाइट हुआ कि एक तो आर्टिकल 1 को आप रीड करो। आर्टिकल 1 का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, भारत जो कि एक संघ है राज्यों का, और उसमें ये कहा है कि जिसमें पार्ट थर्ड के जो स्टेट्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। पार्ट थर्ड में जम्मू कश्मीर में इंक्लूडेड है, ओके। और पार्ट थर्ड के जो स्टेट्स हैं उनको आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल में जो इंडियन हमारी टेरिटोरियल एक्सटेंट को समझाता है कि कितना एरिया हमारा है, उसमें आपने पार्ट थर्ड के स्टेट्स को इंक्लूड किया हुआ था, जो कि 2019 से पहले से है ना। फर्स्ट शेड्यूल आप खुद देख लो, शुरू से है जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू से लेकर अभी तक आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जम्मू कश्मीर पार्ट थर्ड का पार्ट रहा है और पार्ट थर्ड स्टेट का पार्ट रहा है, और पार्ट थर्ड जो है स्टेट हैं वो यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट कंसिडर होते हैं। कहने का मतलब इंडिया का ये इंटीग्रल पार्ट शुरू से रहा है। तो पहली चीज़ तो ये समझनी होगी। इसका मतलब आप इंटीग्रेशन की अगर बात करो तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही सेम स्टैंड पे आता है। दूसरा पॉइंट ये कि हम जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वहां पर सेक्शन 3 उठाओ। सेक्शन 3 क्या है जम्मू कश्मीर का? वो ये कहता है कि जम्मू और कश्मीर जो है वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या हो गया कि इंडिया को सर्वे सर्वा मान लिया गया। अब आप ये बताओ कि जब आपने ऑलरेडी इंटीग्रल मान लिया है ना, ये बात किस में लिखी जा रही है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर में। और वहीं पर उसी कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 147 आप उठाओ, वो ये कहता है कि सेक्शन 3 को आप अमेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये चीज एकदम परमानेंट लिख दी गई कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अब आप ये बताइए कि यहां पर सॉवरेनिटी इंडिया की चलेगी या जम्मू कश्मीर की चलेगी? तो इस केस को एकदम क्लियरली बोल दिया कि यहां से एकदम क्लियर एक कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ रही है कि एक तरफ तो आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोल रहे हो और दूसरी तरफ वहीं आप सवाल उठाते हो कि जम्मू कश्मीर ने अपनी सॉवरेनिटी रिटेन की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी बताई गई कि 25 नवंबर 1949 को युवराज करण सिंह उनके द्वारा एक प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर किया जाता है, एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट डिक्लेयर किया जाता है और उसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर का जो मर्जर हुआ है, ओके, जम्मू कश्मीर का जो मर्जर हुआ है इंडिया के साथ में, जिसमें महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है, उसमें जम्मू कश्मीर ने अपनी सॉवरेनिटी खो दी। सॉवरेनिटी जो है वो इंडिया की चलेगी, ना कि जम्मू कश्मीर की। मतलब बाकी प्रिंसली स्टेट्स के हिसाब से ही जम्मू कश्मीर को ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को देते हुए कह दिया कि जी देखो, सॉवरेनिटी की बात आप मत करो, सॉवरेनिटी इंडिया की है ना कि जम्मू कश्मीर की। फिर बाद में इन्हीं 5 जजेस में से एक जज थे जस्टिस SK कौल, इन्होंने ये कहा कि देखो बात तो सही है कि हाँ ओवरऑल सॉवरेनिटी इंडिया की है, पर जम्मू कश्मीर के पास में कुछ इंटरनल सॉवरेनिटी की बात हम कर सकते हैं कि उनको कुछ एडिशनल ऑटोनॉमी दे रखी थी बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था तो उस टाइम पर जम्मू कश्मीर को कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए थे। बट सवाल ये है कि फाइनल वर्डिक्ट में क्या पॉइंट निकल के आया? फाइनल वर्डिक्ट में सीधी बात है कि भैया सॉवरेनिटी तो इंडिया की चलेगी, सॉवरेनिटी तो इंडिया की ही चलेगी, जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर जम्मू कश्मीर सॉवरेन है तो वो एक अलग से ही कंट्री हो जाता, फिर इंडिया के अंडर थोड़ा ना रहता। ठीक है, तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। फिर आगे चलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी है या परमानेंट। पेटिशनर्स का ये कहना था कि आर्टिकल 370 में जो प्रोविजंस हैं वो किए तो टेम्परेरी थे, बट समय के साथ इतना लंबा समय बीत गया तो वो परमानेंट हो चुका है। तो इस केस को ले और बोला, ये भी यहाँ तक भी बोल दिया कि कहीं ना कहीं ये ओरिजिनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्म है उसी का हिस्सा है, इवन बेसिक स्ट्रक्चर को भी कॉन्स्टिट्यूट करते हुए बता दिया।
इसमें जो पिटिशनर्स थे उनकी तरफ से जो मेन एडवोकेट थे वो थे कपिल सिब्बल। ओके, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो कि डिसॉल्व हो गई थी 1956-57 में, जब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। बोला उस टाइम पर सीधा सा स्टेटमेंट ये है कि जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं चाहेगी तब तक आर्टिकल 370 को आप हटा नहीं सकते। ये बात कपिल सिब्बल जी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में रख दी। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो इसी बात को फिर आगे डिटेल में फिर बाद में ओपिनियन लिया गया। तो ये कि देखो आर्टिकल 370 जो जोड़ा गया था वो टेम्परेरी फीचर था। क्यों था? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन करना, जम्मू कश्मीर का मतलब हो गया कौन? महाराजा हरि सिंह। तो इन्होंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद में वहां पर थोड़ी सी ऑटोनॉमी एक्स्ट्रा देने की बात की गई। तो उसके लिए ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा? जम्मू कश्मीर की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेती है तब तक आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। इसका मतलब आर्टिकल 370 क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई हम तब तक हैं जब तक जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता। इसका मतलब जिस दिन जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आ गया उस दिन आर्टिकल 370 को खत्म हो जाना चाहिए था। ये बात कही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। आई बात समझ में? इसका मतलब यह है कि कपिल सिब्बल जी तो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो बनाया तो टेम्परेरी बेसिस पे गया था पर इतने सालों से हटाया नहीं गया वहां पे। और हटाने की बात भी जो की है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ही कर सकती है, जो कि अब है ही नहीं। तो ऐसे में आर्टिकल 370 हट ही नहीं सकता। बट इसकी क्लैरिटी यहां से आती है कि आर्टिकल 370 एक्चुअल में था ही इसीलिए कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जम्मू कश्मीर का उस दिन आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में आर्टिकल 370 बोले टेम्परेरी प्रोविजन था। ये बात कही गई कोर्ट के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया गया उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि ये जो अरेंजमेंट था आर्टिकल 370 का, बोलिए एक इंटरिम अरेंजमेंट था। क्यों? कि जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देती है तब तक चलो ठीक है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोटेक्शन मिलती रहे। पर एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन करके अपना काम कर चुकी है तो फिर उसके बाद में आर्टिकल 370 की कोई रेलेवेंस नहीं बचती है। और एक तो कारण हो गया कौन सा? रेलेवेंस वाली बात जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। और दूसरा ये बताया कि देखो उस समय की सर्कमस्टांसेस की अगर बात करें तो इंडिया पाकिस्तान वॉर भी चल रहा था। तो उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए एक बार स्पेशल स्टेटस देना बहुत जरूरी हो गया था। तो वो केवल सिचुएशनल एक्शन था। वो सिचुएशन जा चुकी है तो इसको हटाने की पिछली सरकारों ने अगर कोशिश नहीं की तो कोई बात नहीं, बट अभी किसी ने की है तो उसमें ये कोई हर्डल वाली बात नहीं बनती। दैट मीन्स एब्रोगेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडेट कर दिया गया। अब आ जाओ लीगैलिटी की बात करें। आर्टिकल 370 को कितना क्या माना गया है? तो देखो बात ऐसी है, इसका एक प्रोसेस था। इसमें प्रोसेस में ये था सबसे पहली चीज़ कि जम्मू एंड कश्मीर जब पूरा स्टेट था तो उसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था। और आपको ये भी ध्यान रहे कि उस टाइम पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा था और उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 72 जो डिक्लेयर किया था उसमें आर्टिकल 370 को अमेंड करने की बात कही थी। आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंटरप्रीट करते हैं, हम किस तरीके से उसको समझते हैं। और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजन है। तो आर्टिकल 367 में जो इंटरप्रिटेशन का प्रोविजन था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो बात की गई थी उसको चेंज करते हुए या फिर उसको इस तरीके से इंटरप्रीट करने की बात की कि बोलो उसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। आप ध्यान से समझे इस बात को कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो क्या जम्मू एंड कश्मीर में 1956-57 में लगभग कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो गया था तब खत्म हो गई थी। अब वहां पर असेंबली काम कर रही थी, वहां की विधानसभा ही काम कर रही थी। तो बोला उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की बजाय वहां की विधानसभा जो है उसको समझे यहां पे आर्टिकल 367 के तहत। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अप्रूवल की बात कर रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं,
तो रामनाथ कोविंद जी ने इस ऑर्डर के बेसिस पे क्या बोल दिया कि वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल की बात आप यहां पे कर रहे हो। तो एक तो था ऑर्डर ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर की बात नहीं हो रही है, यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है एज पर टूडेज सर्कमस्टांसेस। ये ऑर्डर था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 जो है उसमें यह था कि आप अगर कोई भी चेंजेस लाते हो आर्टिकल 370 से संबंधित तो उसमें आपको पार्लियामेंट से कंसेंट लेनी होगी। दैट मींस आर्टिकल 370 को अगर आप हटाते हो तो आप पार्लियामेंट के थ्रू करवाओगे। ये बात यहां पे बोल दी गई। तो कहने का मतलब आर्टिकल 272 तो क्या बोल आर्टिकल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 तो क्या बोल गया कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बजाय जम्मू कश्मीर असेंबली की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। दूसरी चीज, दूसरा ऑर्डर ये बोल दिया कि पार्लियामेंट का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। पर सही मायने में अगर देखें तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा कि बोले ये दूसरे ऑर्डर की इनकी जरूरत ही नहीं थी। प्रेसिडेंट अगर यूनिलैटरली भी एक्शन लेकर के आर्टिकल 370 को हटा देते चल जाता। क्यों चल जाता? इसके पीछे एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट है जो टॉप हेडलाइन के नीचे लिखी हुई थी कि प्रेसिडेंट रूल जब किसी स्टेट में लग जाता है आर्टिकल 356 के तहत तो फिर वहां पर जो भी काम होते हैं डे टू डे बेसिस पे तो उन कामों को कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को लेना पड़ता है। वो एक्शंस प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। नो डाउट वहां पर गवर्नर जो थे वो काम करेंगे बट वो प्रेसिडेंट की ऑब्जर्वेशन में काम करेंगे। तो ऐसे में आर्टिकल 356 के तहत अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन कराने के लिए ही आपने प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया, क्योंकि वहां की लोकल पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी। ओके और वहां पर नई सरकार बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिख रहा था। अब ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जम्मू एंड कश्मीर या असेंबली की बात करें उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अगर प्रेसिडेंट रूल था तो प्रेसिडेंट के पास में पूरी पावर थी आर्टिकल 356 के बेसिस पे कि वो किसी भी तरीके से अपने वहां की लोकल अप्रूवल्स को यस और नो करवा सकते थे थ्रू गवर्नर, और यही हुआ वहां पे। इसके अलावा देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। ठीक है, आर्टिकल 370 जो है उसको खत्म करने का पूरा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में था, जैसे कि हम ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सीधी बात है कि आर्टिकल 370 जोड़ा गया था इसलिए कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर ना बन जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर भी बन गया और आर्टिकल 370 भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो बोले ये चीज तो कहीं ना कहीं बहुत डिले वाली होगी, इस वजह से आपको लगता है कि ये परमानेंट है। बाकी ये चीज टेम्परेरी ही थी, अल्टीमेटली हटा दिया गया। आई बात समझ में? चलिए जी आगे आ जाइए। फिर था कि प्रेसिडेंट का जो एक्शन था प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे क्या ये सही था या गलत था। देखो इसमें सीधी बात है, एसआर बोमई केस, इस केस को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, एसआर बोमई केस है कर्नाटका से संबंधित, उसमें 9 जजेस की बेंच ने वर्डिक्ट दिया था। वो था प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड आर्टिकल 356 को यूज करने से संबंधित। आप देखोगे कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा जजेस की बेंच, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि नंबर्स में ज्यादा जज बैठे हैं, उनका अगर कोई वर्डिक्ट होगा ना तो छोटी जजेस बेंच में वो ऐसे कैसे एप्लीकेबल होता है, वो बाइंडिंग होता है। वो कहने का मतलब एसआर बोमई केस 1996 का जो केस था उसमें वर्डिक्ट आया था 9 जजेस की बेंच का। इसका मतलब वो जो रिजल्ट था वो रिजल्ट ये 5 जजेस की बेंच पर एज इट इज एप्लीकेबल है। यहां पर कहने का मतलब हो गया कि आर्टिकल 356 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एसआर बोमई केस में 9 जजेस की बेंच ने अपहेल्ड किया था कि बोले एकदम सही है, कोई खराबी नहीं है इसमें। तो ऐसी परिस्थितियों में 5 जजेस की बेंच इस बात को नकार नहीं सकती थी। अगर इसको नकारना है तो आपको कम से कम 9 से ज्यादा 11 जजेस की बेंच को बिठाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये 9 जजेस की बेंच का जो जजमेंट था बोमई का, एसआर बोमई केस में, वो एज इट इज एप्लीकेबल हुआ। और उसमें सीधी बात है 2 चीजें चेक करने की बात की गई थी कि प्रेसिडेंट रूल में, एक तो कि कहीं एक्शन मॉडिफाइड तो नहीं है, पल्पेबली इरेशनल तो नहीं है,
कहने का मतलब कहीं गलती से लिया हुआ डिसीजन तो नहीं है, कहीं गलत सोच के साथ लिया हुआ डिसीजन तो नहीं है, इंटेंशन तो गलत नहीं है। एक तो ये चीज चेक की जाएगी और दूसरा ये देखा जाएगा कि एडवाइजेबिलिटी, दैट मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस थी या प्रेसिडेंट के खुद के दिमाग की उपज थी, ये चीज चेक करने वाली होती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कहीं यहां पर मनमानी तो नहीं कर रहे हैं, ये देखने वाली बात थी। तो देखा गया तो प्रेसिडेंट यहां मनमानी नहीं करते हुए दिखे, यहां पर एक सोचा समझा हुआ ये प्रॉपर डिसीजन था जिसके पीछे गलत इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि यहां पर आप ध्यान रखें कि केवल जम्मू कश्मीर का ही मुद्दा नहीं है, यहां पर मुद्दा लद्दाख का भी उलझता है। फिर बाद में उस पर तो ज़्यादा इतना डिबेट हुआ नहीं, इस आर्टिकल में भी इतना ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं है, क्योंकि लद्दाख के लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। बार बार कई बार रिपोर्ट्स भी आई, कई बार रिक्वेस्ट भी आई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सो द पॉइंट इज, ओवरऑल इन सारे डिबेट, सारे इश्यूज के बेसिस पे हमें क्लियर होता है कि 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की ये जो बेंच थी, इसने क्लियर कट अपनी तरफ से यस कह दिया कि गवर्नमेंट ने जो किया 5 अगस्त 2019 को, उसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। ठीक है, अब एसआर बोमई केस को समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है एसआर बोमई केस से रिलेटेड। देखो बात ऐसी है कि अभी हमने देखा कि फाइनल जो एक कहता ना कि फाइनल जो जजमेंट रहा उसमें बहुत ज़्यादा रिलायंस जो दिखाई गई सुप्रीम कोर्ट की इस 5 जजेस की बेंच के द्वारा, वो था एसआर बोमई केस जजमेंट। उसको हम समझते हैं वो क्या था, केस क्या था, पहले वो समझते हैं। आर्टिकल 356 के तहत कर्नाटका में 1989 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। आर्टिकल 356 के तहत आपको पता ही है इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। इसमें सिंपल सा ये होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, आर्टिकल 356 को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी बोल दिया करते हैं इसको। 3 अलग अलग नाम हो गए, ठीक है, काम एक ही है। इसमें ये होता है कि अगर स्टेट में वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर्ली रन कराने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द सेंस कि वहाँ की लेजिस्लेचर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है या फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो एसआर बोमई केस जो है, इस केस में सीधा सा फंडा ये है कि वहाँ पर जनता दल की लीडरशिप में सरकार चल रही थी, ओके, और मुख्यमंत्री थे वहाँ पर एसआर बोमई। अब होता क्या है कि 19 एमएलएज ने मिलकर के लेटर लिखे, ठीक है, किसको, वहां पर गवर्नर थे, गवर्नर का नाम आप देख सकते हो उस टाइम पर कर्नाटका गवर्नर थे पी वेंकट सुब्बैया। इनको ये 19 लेटर्स आते हैं और उन लेटर्स में लिखा गया कि देखो जी, हम सरकार में बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे हैं और हम हमारा सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। सपोर्ट विड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया, सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई तो एसआर बोमई के हाथ से सरकार निकल गई, तो पहला काम तो हो गया सरकार का गिरना। दूसरा ये था कि क्या वहां पर कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन था जो कि सरकार चला सके, कोई दूसरी पार्टी अगर आगे आकर के सरकार बना सके। तो ऐसा भी बोला गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिख करके प्रेसिडेंट को भेज दिया कि न तो एसआर बोमई में क्षमता है कि सरकार चला सके, ना मुझे कोई दूसरा ऑल्टरनेट यहां पे दिखाई दे रहा है जो कि यहां पे सरकार बना सके। अल्टीमेटली ये रिपोर्ट पहुंच गई प्रेसिडेंट के पास में और प्रेसिडेंट ने उस टाइम पे फिर इंपोज कर दिया यहां पर प्रेसिडेंट रूल। इसका मतलब राष्ट्रपति शासन लग गया कर्नाटका में। तो यही केस था। इस केस में सबसे बड़ी बात क्या थी कि बोला ना तो मेजोरिटी है बोमई साहब के पास में, ना ही दूसरी कोई पार्टी यहां पर मुझे दिख रही है जो सरकार बना सके, तो ऐसे में यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। और इसी के तहत फिर कर्नाटका में प्रेसिडेंट रूल लग गया। ये केस पहुंची। अब सीधी बात है, प्रेसिडेंट रूल लगाया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और लगा कहां पे, स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करते हुए। तो कुल मिलाकर के केस हो गया सेंटर स्टेट का। इसका मतलब ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कहां चला जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अब इस केस को आगे समझे इससे पहले एक बार और देख लेते हैं कि एसआर बोमई केस है ना, जब कभी भी प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है ना, तो एसआर बोमई केस को जरूर याद किया जाता है। जैसे कि 2016 में उत्तराखंड में लगाया गया था प्रेसिडेंट रूल और 2016 में अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया था, पर उस टाइम पर दोनों प्रेसिडेंट रूल्स को डिस्कार्ड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट रूल की जब बात आती है, राष्ट्रपति शासन की बात आती है आर्टिकल 356 के तहत, तो वहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एसआर बोमई केस को रिकॉल जरूर करता है। ठीक है, अब आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट में जब यह बात पहुंची तो गवर्नर के ऊपर यह देखने वाली बात थी कि गवर्नर ने जो रिपोर्ट भेजी वो क्या एसआर बोमई के साथ में कंसल्ट करके और फिर किया था या नहीं किया था। कहने का मतलब ये हो गया कि गवर्नर, आपको पता है
वैसे तो देखा जाए जब सरकार एकदम प्रॉपरली काम करती रहती है तो गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर के साथ एड एंड एडवाइस के बेसिस पे ही काम करते हैं। बट यहां पर अगर देखा जाए तो गवर्नर ने जो रिपोर्ट भेजी थी वो प्रेसिडेंट को सीधी भेज दी। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजी, गवर्नर की ड्यूटी भी है ना, रिपोर्ट भेजते रहना कि हाँ भाई क्या मैकेनिज्म क्या चल रहा है क्या नहीं। ये सारा काम आर्टिकल 365 के तहत होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी खराब है, काम नहीं कर रही किसी स्टेट में, तो गवर्नर आर्टिकल 365 के तहत रिपोर्ट के बेसिस पे अपनी एक रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट डाल सकते हैं प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर हमारे राज्य में आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। अब यहां पर देखने वाली बात थी कि वहां पर श्री बोम्मई के साथ में कंसल्टेशन वहां के गवर्नर ने की थी या नहीं की। आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चली तब यही देखा गया कि जो कुछ भी किया गया वहां पर गवर्नर के द्वारा, ठीक है, पर्टिकुलर हम यहां पर बात कर रहे हैं वहां के कर्नाटका के गवर्नर के द्वारा, तो क्या वो मालाफाइड था, इलीगल था, ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोला प्रेसिडेंट रूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, प्रेसिडेंट रूल को जो है वो चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होने की आए तो। ठीक है, बस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कह दी थी कि प्रेसिडेंट रूल में प्रेसिडेंट ने अपना रूल इम्पोज जो किया उस प्रोसेस की बजाय ये देखने वाली बात होती है कि किस आधार पर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगाया। कहने का मतलब जिस बेस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है ना, उस बेस को चेक किया जाता है। इस प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन को अगर आप रिव्यू करते हो तो कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो उस राष्ट्रपति शासन को किस आधार पर लगाया गया उस आधार को चेक किया जाता है। बाकी और चीजें ज्यादा चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस दिए हुए हैं। और अगर वो आधार मालाफाइड मिले, इलीगल मिले, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि 2016 में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल खत्म कर दिया गया था और जो सरकार थी उसको रीस्टोर कर दिया गया था। तो यही चीज यहां पर भी अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट करने की बात बीआर ये एसआर बोम्मई केस में की गई थी। और फिर आगे ये भी बोल दिया गया कि प्रेसिडेंट रूल अगर इंपोज किया जाता है तो उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना जरूरी है, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल दोनों हाउसेस से लिया जाएगा और वो विद इन 2 मंथ्स, मतलब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और पार्लियामेंट अगर 2 महीने में उस चीज़ को अप्रूव नहीं करती है कि हाँ जी कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो हम अप्रूव नहीं करते हैं, तो आप ये मान के चलो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो सरवाइव कर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर है आर्टिकल 356 को इंपोज करने का, जो पहले क्लियरली डिफाइंड नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट में जब एसआर बोम्मई केस पहुंचा तो ये एक तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन को डिफाइन करने का एक अलग ही तरीका आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रेसिडेंट रूल लगाती है तो सबसे पहले तो ये चेक किया जाएगा कि किस आधार पर लगाया गया, दूसरा ये देखा जाएगा कि पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया या नहीं किया, और वो भी सिर्फ 2 महीनों के अंदर। और अप्रूवल अगर नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं जो पहले से स्टेट गवर्नमेंट जो चल रही थी वो रिवाइव कर जाएगी, वो अपने हिसाब से काम करना रीस्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से एसआर बोम्मई केस में ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली डिफाइंड की गई थी। तो इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में जो प्रेसिडेंट रूल लगा उसमें। इसका मतलब ये सारे हर्डल्स जम्मू कश्मीर में पास हुए तभी तो जाकर के प्रेसिडेंट रूल वहां पर कंटिन्यू रहा। और प्रेसिडेंट के हाथ में अगर वहां पर प्रेसिडेंट रूल के थ्रू पावर है तो फिर बाद में प्रेसिडेंट उस स्टेट के बिहाफ पर एक्शंस ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे लास्ट में कह दी गई। फिर आगे देखा जाए, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम की बात करें तो सीधी बात है, पावर किसके पास है, सेंटर के पास में, स्टेट्स के कंपैरिजन में। बट दैट डजंट मीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट मजबूरन फॉलो करे। नो, यहां पर देखने वाली बात है कि स्टेट्स की पावर को कहीं पर भी एब्रिज नहीं किया जा रहा है सेंटर के द्वारा। और ये रेड लाइन जो थी वो एसआर बोम्मई केस में फाइनली दिखा दी गई। आप देखोगे कि एसआर बोम्मई केस का कितना असर पड़ा। जनवरी 1950 से मार्च 1994 तक आप खुद देखोगे कि लगभग 100 बार प्रेसिडेंट रूल लगे, मतलब हर साल लगभग 2.5 प्रेसिडेंट रूल तो लगे पूरे साल में हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में। वहीं दूसरी तरफ 1995 में, ये 1994 का केस है, सॉरी 96 बोल दिया था मैंने, 94 का केस है 1994 का। 1995 से लेकर 2021 तक देखा जाए तो केवल 29 बार, केवल
29 टाइम्स आपने प्रेसिडेंट रूल इंपोज होते हुए देखा। दैट मीन्स एवरेज एक साल में सिर्फ एक या उससे कम प्रेसिडेंट रूल लगे हैं। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के बेसिस पे लगाती थी, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक लगाम लगी है उस बात पे। एसआर बोमई केस। कश्मीर की बात करें तो देखो, एसआर बोमई केस में जो बात थी वो यही कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा एक्शन लिया गया था वो कहीं मालाफाइड तो नहीं था, कहीं पर उस एक्शन में कहीं प्रेसिडेंट ने अपनी मनमानी तो नहीं की है, ये चीज़ चेक करने वाली बात होती है। उस टाइम पर जो 9 जजेस की बेंच थी ना एसआर बोमई केस में, उसमें 2 इंपॉर्टेंट जजेस को हाईलाइट किया जा रहा है। एक तो पीबी सावंत और दूसरे थे जस्टिस रेड्डी। बोला इन्होंने अपनी अपनी तरफ से कहा था। पीबी सावंत ने तो ये कहा था ये देखना जरूरी है कि कहीं पर गलत सोच या बिना कोई रीजनेबलनेस के बेसिस पे आप वहां पर एक्शन तो नहीं ले रहे हो प्रेसिडेंट रूल के तहत। और जस्टिस रेड्डी ने ये कहा था कि वहां पर एडवाइजेबिलिटी, दैट मीन्स वहां पर प्रेसिडेंट को एडवाइस मिली थी या प्रेसिडेंट साहब ने खुद ने अपने मन से किया था काम, ये देखने वाली बात होती है। और इसी बेसिस पर यहां पर काम किया गया जम्मू कश्मीर में, जिसमें फिर बाद में ये फाइनल हो गया कि देखो प्रेसिडेंट रूल के तहत भी आर्टिकल 370 को हटाना, बोला कहीं से कोई गलती नहीं है। तो एसआर बोमई केस का इस तरीके से कोटेशन काम में आ गया। ठीक है, फिर देखो जिस प्रोक्लेमेशन की हमने बात की थी, आपको ध्यान है ना जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी को लेकर के, तो देखो ये है राजकुमार कर्ण सिंह, हरि सिंह के बेटे। इन्होंने 26 नवंबर 1949 को एक प्रोक्लेमेशन दिया, एक डिक्लेरेशन दिया। उस डिक्लेरेशन में साफ साफ लिखा कि देखो यहां पर जम्मू कश्मीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद में इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। और अब जो है जम्मू कश्मीर जो है वो, अब ये लीगैलिटी है बोले टेक्निकलिटी है, इसमें आप सोचो कि हाँ भाई जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी थी, इंटरनल सॉवरेनिटी। बाकी मोटी मोटे तौर पर ये जो मेरा आर्टिकल उस टाइम पे 25 नवंबर 1949 को लिखने का जो काम था, ये बेसिकली अभी 92 ईयर्स के हैं, 92 साल के हैं। ठीक है, तो अब आप देख लो ये किस उम्र में होंगे, लगभग 22-23 साल के होंगे लगभग मोटी मोटी अगर बात करें, 49 की अगर बात करें तो। ठीक है, तो उन्होंने जो अपना आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में साफ साफ क्या लिखा कि जी बात ऐसी है कि जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन एकदम फाइनल है और यहां पर सॉवरेनिटी है वो इंडिया की चलेगी, ना कि जम्मू कश्मीर की। और ये चीज इन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दी। और ये चीज क्यों लिखी थी, इसके पीछे लॉजिक था। देखो 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था। ध्यान देना, 25 नवंबर 1949 को इन्होंने लेटर लिखा, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट में ला दिया। तब ये कहा कि देखो अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे सारा काम चल रहा था और उस टाइम पर गवर्नमेंट इंडिया जो था वो डोमिनियन स्टेटस के आधार पर चल रहा था। पर अब इंडिया ने खुद ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी अब खत्म हो चुकी है। इस तरीके की बात बोल दी। ठीक है, लास्ट में यही बात यहां पे इन्होंने अपनी तरफ से कंक्लूड की है। ठीक है, और यही बात फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया अप्रूव। ठीक है, फिर बात आती है कि वहां पर जो पिटिशनर्स की डिमांड थी उसकी तरफ से देखो यहां पर ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में कई इशू जैसे ह्यूमन राइट्स का इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो वहां पर जो जस्टिस कॉल हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि एक ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाए कि जो जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं वायलेशन हो रहा हो तो उसकी प्रॉपर प्रोबिंग हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जिसके आधार पर सही समय रहते हुए काम किए जा सके लोगों के भले के। और ये जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगी ये कहीं ना कहीं लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में सुनेगी और उसके हिसाब से फिर बाद में अपने रिकमेंडेशन दे, जिससे कि पता पड़े कि हाँ एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। देखो ये तो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में क्या है कि अगर लोग खुश नहीं रहेंगे तो फिर बाद में इश्यूज आते हैं। और देखो कुछ लोग होते हैं जो कि किसी जजमेंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ अगेंस्ट में जाते हैं। डेमोक्रेसी में डिसेंट एंड डिसएग्रीमेंट का एक प्रोविज़न होता है, तो उस केस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए वहाँ पर लोकल, तो उसको टैकल करने के लिए इस तरीके की बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करना ज़रूरी होती है। इस तरीके के प्रोविज़न पहले साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इनमें ऑलरेडी हो चुके हैं, तो क्यों ना हम भी इस तरीके से रन करें। साउथ अफ्रीका में भी जब अपार्थाइड का जो सिस्टम था वो ख़त्म हुआ था, रंग भेद वाला, उसके बाद में इस तरीके के कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्यों? क्योंकि ऐसे कमीशंस फिर बाद में ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करते रहते हैं और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको टैकल करना थोड़ा आसान हो पाता है। ठीक है,
तो इसी तरीके से डिस्कशन में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहीं ख़त्म होती हैं, और बाकी ये जो सामने आपके पैराग्राफ है इस पर आप खुद नज़र मार लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आओगे ये जजमेंट क्या था। डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।